हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। और संसाधन में हमने उत्पत्ति के आधार पर या उत्पाद के आधार पर, उसके बाद उपयोग के आधार पर, और अंतिम हम पढ़ रहे थे जहाँ पर हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और ऊर्जा संसाधन में हमने दो प्रकार के संसाधन को पढ़ा था। एक तो पढ़ लिया था हमने ऊर्जा संसाधन में दो तरह के बड़े थे, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये हमारा लास्ट पोर्शन चल रहा था। और फिर इसी ऊर्जा संसाधन में एक पढ़ा था हमने गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसी में हमने एक क्लासिफिकेशन और किया था, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं आज। इसमें हमारा कच्चा माल और खाद्य पदार्थ के आधार पर, आपको याद होगा कच्चा माल और खाद्य पदार्थ के आधार पर भी हमने तीन वर्गीकरण किए थे। उन तीन वर्गीकरणों की हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं पहले कच्चे माल के आधार पर। देखिए, कच्चे माल के आधार पर हम चर्चा कर रहे थे। और कच्चे माल के आधार पर इस तरह से हमने फ्लो चार्ट बनाया था। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल के आधार पर इसमें हमने तीन क्लासिफिकेशन किए थे। नंबर 1 एक था खनिज, नंबर 2 में हमने रखा था वनस्पति को, और नंबर 3 में रखा था हमने पशु और जीव जंतु को। 3 हमने पढ़े थे, ये थे कच्चे माल के आधार पर। इससे पहले जो कंप्लीट किया था ऊर्जा संसाधन के आधार पर था। और एक पढ़ेंगे हम खाद्य संसाधन के आधार पर। तो 1 by 1 खनिज, वनस्पति और पशु और जीव जंतु के आधार। देखिए, खनिज की हम बात करें और हम बात कर रहे हैं कच्चे माल के आधार पर। तो खनिजों की जब हम बात करते हैं तो खनिज जो होते हैं ये भूगर्भ से खोद कर या भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा एक्स, ठीक है, सीसा दस्ता, तांबा, ये प्रमुख है। तो ये इसके उदाहरण बन जाएंगे खनिज में कि भूगर्भ में खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट। उसके बाद वनस्पति के आधार पर देखें तो वनस्पति में क्या लिखना है कि जो प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त गौण उपजे, जैसे इसमें हम एग्जांपल की बात करें। अब बताइए क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से ऐसे? ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त गौण उपजे, इसके अंतर्गत हम
गोंद, रबर, सिंकोना, इनको शामिल करते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल में नंबर 1 खनिज। खनिज जो होते हैं वो किसके द्वारा, खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसमें तीनों ही तरह के, यानी कि नंबर 1 एक होता है धात्विक खनिज और एक नंबर 2 होता है अधात्विक खनिज। ये दोनों ही इसमें प्राप्त किए जाते हैं, ध्यान रखना है, ये दोनों ही इसमें प्राप्त कर लेते हैं भूगर्भ में। फिर बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पति ये गौण उपज होती है, उसमें हम गोंद, रबर और सिंकोना को शामिल करते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को भी यदि हम विभाजित करें तो प्राकृतिक वनस्पति को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वह प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति प्रदत्त हो, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कह रहे हैं। ठीक है, जो हमें किससे प्राप्त होती है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली। ठीक है, वनस्पति की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें हम शामिल कर सकते हैं, सेकंड इसमें हम शामिल कर सकते हैं कृषिगत। कृषिगत में क्या होता है कि जिसका उत्पादन मनुष्य करता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा उत्पादित, मनुष्य द्वारा उत्पादित। अब मनुष्य द्वारा उत्पादित क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कृषि में क्या पढ़ते हैं, गेहूं को पढ़ते हैं, चावल, मक्का, बाजरा आदि। तो वनस्पति में भी 2 प्रकार के विभाजन हो गए, प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति रूप में प्राप्त होती है हमें। ठीक है, इसमें यदि एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लकड़ी सर्वोत्तम इसका उदाहरण है एग्जाम्पल में। और कृषिगत की बात करें तो मनुष्य द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, भूमि पर मनुष्य द्वारा उत्पादित होता है, उसमें गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, हम इनको शामिल करते हैं। तो ये 2 टाइप हो गए कच्चे माल के आधार पर, खनिज हो गया, वनस्पति हो गया। वनस्पति के 2 पार्ट हो गए, प्राकृतिक वनस्पति और कृषिगत। ठीक है, अब अंतिम हम बात कर लेते हैं जो इसका तीसरा प्रारूप है। और तीसरा प्रारूप क्या है, पशु व जीव जंतु। ये इसका तीसरा प्रारूप, पशु व जीव जंतु। ठीक है, अब देखिए पशु और जीव जंतु में हम किसे शामिल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। पशु और जीव जंतु में हम किसे शामिल करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मोस्टली ये क्या है, कच्चे माल के आधार पर हम इन्हें कैसे प्रयोग करते हैं, कच्चे माल के आधार पर। यानी हमें इनसे, पशु से या जीव जंतु से कच्चे माल के रूप में हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाल प्राप्त होती है, इनसे हमें खाल प्राप्त होती है। इसके अलावा ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, खाल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, पशु के सींग हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, पशु के बॉडी से हमें तेल प्राप्त होता है। ये जो हुआ कच्चे माल के आधार पर पशु को हमने विभिन्न प्रकार की चीजें हमें प्राप्त होती है। ये किसके आधार पर है, ध्यान रखिएगा, कच्चे माल के आधार पर। ये कच्चे माल के आधार पर, इसमें खनिज हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 क्या हो गया, वनस्पति, और नंबर 3 क्या हो गया, पशु जीव है, जीव जंतु। ठीक है, ये बढ़िया कच्चे माल के आधार पर। अब अंतिम जो हो रहा है, अंतिम जो बचता है, हम अंतिम की चर्चा कर लेते हैं। उस अंतिम में भी ठीक उसी प्रकार से खनिज है, वनस्पति है, पशु और जीव जंतु है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो जाता है। देखते हैं क्या है।
थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी थी वो थी ऊर्जा संसाधन के आधार पर। सेकंड नंबर की जो कैटेगरी हुई वो होगी कच्चा माल के आधार पर। और अब पढ़ने जाएगा तीसरी कैटेगरी, खाद्य संसाधन के आधार पर, यानी जो खाने योग्य हो, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले कच्चे माल के आधार पर बात हुई थी, अब खाने योग्य संसाधनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें नंबर 1 जो है वो खनिज है। इसमें भी खनिज था, जो कच्चा माल था उसमें भी आपने अभी लास्ट में खनिज पढ़ा था, लेकिन वो खनिज भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा यानी खोद कर हम वो प्राप्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो खाद्य पदार्थ के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किस आधार पर हम बात कर रहे हैं? खाद्य पदार्थ का आधार पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ थोड़ा सा क्या अंतर है? यहाँ खनिज में जिसे हम सम्मिलित करेंगे वो क्या होगा? नमक यानी सॉल्ट, हम इसको शामिल करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ खनिज अलग है, यहाँ खनिज, खाद्य संसाधन में खनिज अलग हो जाता है। तो नमक को हम किससे प्राप्त करते हैं? जल या चट्टानों से, जल या चट्टानों से प्राप्त, ठीक है। जल या चट्टानों से क्या होता है? हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये किस रूप में हो गया? खाद्य पदार्थ के रूप में हो गया। इंपॉर्टेंट है, किस रूप में हो गया? खाद्य पदार्थ के रूप में हो गया। जल के द्वारा या चट्टानों से, जो जल खारापन लिए हुए होता है और इस जल में जब वाष्पीकरण हो जाता है, इस जल का जब वाष्पीकरण हो जाता है तो जो मात्रा बचती है उससे नमक प्राप्त होता है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल देखें तो जयपुर के निकट सांबर झील, ठीक है, राजस्थान में और पंचभद्रा झील, ऐसी झीलें हैं जहां से हमें क्या प्राप्त होता है? नमक। लेकिन इस नमक को किस कैटेगरी में रखते हैं? खनिज की कैटेगरी, ध्यान रखें। लेकिन ये खनिज खाद्य पदार्थ के रूप में है, इसका जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसी कैटेगरी में जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है वनस्पति। वनस्पति, देखिए वहां जो वनस्पति हमने यहां पर भी पढ़ी थी कच्चे माल में, लेकिन वहां जो वनस्पति है वो वनस्पति के 2 प्रारूप थे, प्राकृतिक वनस्पति और कृषिगत वनस्पति। यहाँ जो वनस्पति है वो खाद्य रूप में ले रहे हैं, खाने के योग्य में जो वनस्पति होती है। अब इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि खाने योग्य उत्पाद, खाने योग्य उत्पाद। अब खाने योग्य उत्पाद जैसे कंदमूल, फॉर एग्जाम्पल फल फ्रूट, ठीक है, सब्जी, ये सब कैसे होगी? ये भी वनस्पति होगी, लेकिन किस प्रकार की होगी? खाने योग्य, ठीक है। यहाँ जो थी, यहाँ 2 प्रकार से थी। एक थी प्राकृतिक जिसमें लकड़ी को स्थान मिला था, और दूसरी थी कृषिगत कि मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था और उसके बाद वह गेहूं, चावल या मक्का का उत्पादन कर पाता था। यहाँ खाने योग्य वस्तु के आधार पर है, तो वनस्पति खाने योग्य उत्पाद कंदमूल, फल, सब्जी इसमें शामिल करते हैं। और तीसरा, इसमें जो थर्ड नंबर का आएगा तो इसमें थर्ड नंबर में भी पशु और जीव जंतु आएंगे। पशु व जीव जंतु, अब देखिए उसमें भी पशु और जीव जंतु शामिल थे। इसमें कच्चा माल हमने पढ़ा था, इस कच्चे माल में भी पशु और जीव जंतु शामिल थे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पशु या जीव जंतु को हम शामिल करते हैं
वो शामिल जो हम कर रहे हैं वह खाने योग्य वस्तु के आधार पर कर रहे हैं। किस आधार पर कर रहे हैं? खाने योग्य वस्तु के आधार पर। जैसे हम इंपॉर्टेंट मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, तो इस प्रकार का जो पशु या जीव जंतु जो खाने योग्य है, ठीक है, या दुग्ध उत्पादन, ठीक है, अंडा उत्पादन, इस प्रकार की जो हम क्रिया कर रहे हैं ये खाने योग्य, डायरेक्ट हमें खाने योग्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो खाद्य संसाधन में हमें इसे सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक फ्लो चार्ट आपका बनकर आता है, उस फ्लो चार्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था उत्पाद के आधार पर, जहाँ उत्पाद के आधार पर हमने पढ़े थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम उन्हें नवीन अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें असमाप्य होता है। जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये असमाप्य है। दूसरा हमने पढ़ा था अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो कि समाप्य होते हैं, जो एक बार यूज में लेने के बाद जब वह फिनिश हो जाएंगे तो उनके निर्माण की प्रक्रिया और प्राप्त होने की प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? समाप्य संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। इसमें कोयला था, पेट्रोलियम था, हमने इसकी चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की थी उत्पाद के आधार पर, कि उत्पाद के आधार पर कौन कौन से होते हैं, और लास्ट हम संसाधन, ऊर्जा संसाधन के आधार पर हमने चर्चा कर ली। अब इसका अंतिम एक और वर्गीकरण बचता है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ये वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा, और वो वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। वो वर्गीकरण है किसका? देखिए, उसको पढ़ने के बाद एक लास्ट वर्गीकरण बचता है, उसको बोलते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर पढ़ें तो सबसे पहला वर्गीकरण जो है वह व्यक्तिगत। व्यक्तिगत आधार पर। देखिए, व्यक्तिगत आधार का मतलब क्या होता है? जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति या परिवार, किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार हो। ठीक है, ये जिनका उपयोग कोई व्यक्ति या कोई परिवार उपयोग में ले, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत आधार के संसाधन। इसमें मुख्य रूप से मकान, कोई भूमि, ठीक है, इसको शामिल करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल में जाता है। सेकंड नंबर पर आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन या राष्ट्रीय आधार पर, ठीक है, ऐसे संसाधन या ऐसे संसाधन जिन पर किसी देश का स्वामित्व हो। किसी देश का स्वामित्व हो, ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, सेकंड नंबर राष्ट्रीय संसाधन। और थर्ड नंबर
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसमें किसे रखेंगे? जिन संसाधनों पर या ऐसे संसाधनों पर, ऐसे संसाधनों पर समस्त विश्व का अधिकार हो। ठीक है, ऐसे संसाधन जिन पर समस्त विश्व का क्या हो? अधिकार हो, ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम रख सकते हैं भौतिक संसाधन प्रकार व जैविक संसाधन प्रकार। भौतिक व जैविक संसाधन, तो ये तीन कैटेगरी और हमने पढ़ ली। स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो ये तीन कैटेगरी और हो गई। ठीक है, तो ये संसाधनों का जो प्रकार जो हम पढ़ रहे थे, रीत में संसाधन व विकास का जो पहला टॉपिक है संसाधनों के प्रकार, तो इन संसाधनों के प्रकार को हमने 3 वीडियोस में हमने शामिल कर लिया है। इसको मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, और आप उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। 5 क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो हमने अभी तक पढ़ा है 3 लेक्चर्स में। इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में सही कमेंट और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अजैविक संसाधन का उदाहरण है कोयला, वन, मनुष्य, समुद्री जीव। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा और डी बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधनों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी मनुष्य, सी जीव जंतु या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, नमक जो कि खनिज है वो किस संसाधन में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए कच्चा माल, ऑप्शन बी ऊर्जा संसाधन, खाद्य संसाधन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, गैर ऊर्जा संसाधन में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, सी सदस्यता, कोयला और डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। ठीक है, आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में सही और जल्दी दीजिए ताकि अगली वीडियो में भी हम इसी तरह से पूरे कंटेंट को लेकर आएंगे और उस कंटेंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके 3, 5 या 7 या 10 जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको आपके सामने रखेंगे, आप उनका आंसर दीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मोटिवेशन से ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।